बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एट अ कंडक्टिंग सरफेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से कंडक्टिंग मटेरियल के साथ टकराती है तो उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, उसको हमने मैथमेटिकली डील करना है। और ये हम ग्रिफिथ की बुक 4th एडिशन जो है उसके टॉपिक नंबर 9.4.2 जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने इनको नोट्स की फॉर्म में तैयार किया है, आसान वर्डिंग के अंदर और इजी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के अंदर। तो आप वीडियो की मदद से अपने नोट्स जो हैं वो ख़ुद तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जब हम बात करते हैं कंडक्टिंग मीडियम की तो उस वक़्त अगर हम बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्ट वो नहीं होंगी जो हमने पहले प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन बाय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ा है। तो इसके लिए कंडीशंस जो हैं सबसे पहले वो चेंज हो जाएंगी। तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ पर देखें, एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एप्सिलॉन 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये बराबर होगा सिग्मा एफ के। अगर हमें याद हो तो हमने डाई इलेक्ट्रिक में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इस तरफ उसके ज़ीरो था, लेकिन अब यहाँ पर इस साइड पे इसके ज़ीरो नहीं है। कंडक्टिंग में ये कंडीशन चेंज हो जाती है। ये फैक्टर है क्या, ये फैक्टर का नाम बेसिकली फ्री सरफेस चार्ज है। लेकिन पैरेलल कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सेम रहते हैं, और ये डाई इलेक्ट्रिक में भी यही कंडीशन थी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये भी कंडीशन हमने डाई इलेक्ट्रिक के केस में पढ़ी है, तो ये कंडीशन भी सेम है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये पढ़ा था कि 1/μ1 B1 पैरेलल इज इक्वल टू 1/μ2 B2 पैरेलल। यहाँ पर अगर इसको इस तरह से लिखें तो इधर ज़ीरो आता है, लेकिन यहाँ पर कंडक्टिंग के केस में इस साइड पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर KF क्रॉस N है। KF क्या है, KF बेसिकली फ्री सरफेस करंट है, यानी जो सरफेस के ऊपर करंट होता है कंडक्टर में, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर N जो है, N से मुराद यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर। और ये आपने बातें जो हैं पहले खुद से याद करनी है, आपको ये कंडीशंस जो हैं पहले से तैयार होनी चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि कंडक्टर की बात है तो करंट डेंसिटी भी होगा, तो उसके लिए ओहम लॉ किसके बराबर होगा, JF इज इक्वल टू सिग्मा E के। नो फ्री सरफेस करंट अगर हम बात करते हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसको हमने डिटेल से टॉपिक को समझना है, रिफ्लेक्शन को और ट्रांसमिशन को। तो अब देखिए, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास XY प्लेन है और उस XY प्लेन में हमारे पास एक मीडियम जो है वो डाई इलेक्ट्रिक है और दूसरा मीडियम जो है वो कोई कंडक्टिंग मीडियम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मूव कर रही है Z एक्सिस की तरफ, और उसकी जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो X डायरेक्शन में है, और बाय राइट हैंड रूल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पोलराइजेशन की वो होगी Y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारे पास इस तरह से ये एक वेव आ रही है और ये जा रही है अलोंग Z एक्सिस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग X एक्सिस और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग Y एक्सिस। अब ये यहाँ पर टकराएगी, जब ये यहाँ पर टकराएगी तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराएगी तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से दोनों में से किसी एक कंपोनेंट ने फ्लिप होना है। हम यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के केस में फ्लिपिंग पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ेंगे। मतलब अगर जाते वक्त मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव Y के लॉन्ग है तो जब टकरा के वापस आएगी रिफ्लेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव Y में नहीं होगी बल्कि नेगेटिव Y में होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्टिल X एक्सिस के लॉन्ग ही रखना है जब रिफ्लेक्शन का केस होगा। ट्रांसमिशन में जो हमारे पास X है इलेक्ट्रिक फील्ड का
और जो वाई है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये हमने बात जो है यहाँ पर पहले समझनी है, उसके बाद हमें ये टॉपिक समझ आ सकता है। अब ज़रा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने देखा कि जो वेव जा रही है वो अलोंग जी एक्सिस जा रही है, मैग्नीट्यूड उसकी ई नॉट है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि इस फेज भी बनेगा, एंगल होगा कोई, हम जनरल करने के लिए यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन एल्डा से ज़ाहिर कर देते हैं। और उसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स यूनिट वेक्टर लगा दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो आपके पास आ जाएगी वाई के लॉन्ग, और ये उसकी वैल्यू। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में रिलेशन कैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पहले मीडियम के अंदर जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उसके साथ डिवाइड किया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू रखेंगे, इसको V1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये 1 लिखने का मतलब क्या है, फर्स्ट मीडियम में जब इंसिडेंट वेव जा रही है, ये उसकी बात है। तो ये इंसिडेंट वेव के लिए ये हमने पैटर्न समझ लिया। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन होना है तो हमारे पास जो वेव है अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव जी की तरफ, जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो पॉजिटिव जी की तरफ नहीं होगी, वो नेगेटिव जी की तरफ होगी। जब नेगेटिव जी की तरफ होगी तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस के जी माइनस ओमेगा। और मैंने बताया कि एक कंपोनेंट ने फ्लिप होना है, या एक्स को कर लें या वाई को कर लें या जी को कर लें या हम बी को कर लें। तो हमें बी को फ्लिप करना है, हमने ई को फ्लिप नहीं करना। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाली ही रहेगी, वो ऐसे ही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये इसी तरह से माइनस का फैक्टर आया, लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस वाई का आ गया, चूंकि फ्लिप कर गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर जाते वक्त पॉजिटिव एक्स में थी, जब रिफ्लेक्शन होकर वापस आई तो उसमें फ्लिपिंग आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लिप आफ्टर स्ट्राइकिंग दी बाउंड्री, ये बात आपने याद रखनी। अब उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन है। अब अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैरेलल होते हैं। आपके पास जो कंडक्टिंग बाउंड्री है जिसके साथ वो टकरा रही है, तो इस वजह से ये एक्स और ये वाई सेम वैसे ही रहता है जैसे इंसिडेंट का है, लेकिन K1 की बजाय यहाँ पे K2 आ जाएगा। K1 क्या था वहाँ पे, K1 था फर्स्ट मीडियम के लिए जो वेव वेक्टर है, और K2 है सेकंड मीडियम के अंदर वेव वेक्टर, तो यहाँ K2 आ जाएगा। अब हम जानते हैं K का जो जनरल फार्मूला है, K का जनरल फार्मूला होता है ओमेगा ओवर C। अब चूंकि मीडियम के अंदर स्पीड C नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है, तो हम यहाँ पे ओमेगा ओवर V1 कहेंगे फर्स्ट मीडियम के लिए, ओमेगा ओवर V2 कहेंगे सेकंड मीडियम के लिए। तो सेकंड मीडियम की बात हो रही है तो K2 इज इक्वल टू ओमेगा ओवर V2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसी सेंस में लिख लिए। अब V2 की जगह आप ये वैल्यू ओमेगा ओवर K2 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये फार्मूला कुछ ट्रांसमिशन का ये आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, वेलोसिटी उसमें V1, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और V2, तो इस तरह से हमारे पास ये केस जनरल सा बनेगा। अब एज वी कंडक्टिंग मीडियम सो देयर विल बी सम, अब अटेनुएटेड फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। अटेनुएटेड फैक्टर क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इंसर्ट होती है तो कंडक्टिंग मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके एम्पलीट्यूड में कमी लेके आता है, उसको रिड्यूस करता है। जितना फैक्टर रिड्यूस कर रहा है ये हम पढ़ चुके हैं, वो स्किन डेप्थ कहलाती है। तो वो पेनिट्रेशन के दौरान जो अटेनुएटेड फैक्टर आ जाता है उसकी हमने बात करनी है यहाँ पे साथ में। जब Z0 होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फील्ड का हो वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि वेव जो जा रही है वो जी की तरफ जा रही है और इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ जी वाला है। अब हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो जीरो होगा क्योंकि वेव जी की तरफ जा रही है और सिर्फ जी ही इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई इस बाउंड्री के पैरेलल में है, तो इस वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया जीरो। एट Z0 पैरेलल कंपोनेंट क्या होंगे उसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब अगर वन मीडियम में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो तरह की होगी, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों को ऐड किया, होनी किसके बराबर चाहिए, जितनी ट्रांसमिट हो गई, तो दूसरे मीडियम में तो हमारे पास वो ट्रांसमिट। ये डाइलेक्ट्रिक में भी हमने सेम कंडीशन पढ़ी थी, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। अब बात कर लेते हैं
मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन की। तो क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड की ये कंडीशन बनती है, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर B1 पैरेलल किसके बराबर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस को हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर B1 यानी फर्स्ट मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड दो तरह की है, एक इंसिडेंट और दूसरी रिफ्लेक्टेड। लेकिन हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखनी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस में मैग्नेटिक फील्ड को लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E01 डिवाइडेड बाय V1 प्लस E0R डिवाइडेड बाय V1। अब यहाँ पर देखें, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय V1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई 1 वाली जब इंसिडेंट हो रही थी, और E0R ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि डिवाइड हो रहा है V से, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है। और हम बात कर चुके हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमने फ्लिप किया था मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए इसके साथ हमने माइनस लगाना है। तो जब ये माइनस और ये प्लस मिलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, V1 V2 1 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये माइनस 1/μ2 दूसरे मीडियम की जो हमारे पास ट्रांसमिशन वाली वैल्यू थी इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट ऊपर कर चुके हैं ये। अब यहाँ पर K2 मेगा बुक में मेंशन किया है, हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू वही पुट कर सकते हैं E0T डिवाइडेड बाय V2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर KF क्रॉस N, ये वैसे ही राइट साइड आ गई। अब KF यहाँ पर हमने क्या लेट किया है कि 0 है, सरफेस के ऊपर किसी किस्म का कोई करंट मौजूद हम कहते हैं जी नहीं है। तो हमारे पास ये KF क्या आ गया जी, 0 आ गया, फ्री सरफेस करंट, फ्री चार्जेस की वजह से जो करंट है वो नहीं है। अब ये आ गया 0, तो ये फैक्टर इस तरफ आके क्या हो गया प्लस। अब ये आपके पास μ1 V1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे और इसकी जगह हमने वापस V2 पुट कर दिया, तो ये μ1 V1 डिवाइडेड बाय μ2 V2 और ये E0। और इस पूरे फैक्टर को जैसे डाइलेक्ट्रिक में हमने बीटा कहा था, सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसको बीटा का नाम दे दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया। हमने चूंकि ट्रांसमिशन फैक्टर निकालना है तो ट्रांसमिशन फैक्टर ये आ गया हमारे पास। अब हमने रिफ्लेक्शन फैक्टर निकालना है तो हमने 1 में से 2 को माइनस कर दिया, 1 माइनस 2, तो ये फैक्टर बनेगा। अब हमारे पास ER चाहिए, ET की वैल्यू ये है, ये वैल्यू ET की हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया ये। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर हम परफेक्ट कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो परफेक्ट कंडक्टर के अंदर जो सिग्मा है डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, चार्ज हमारे पास जो है वो इन्फिनिट होते हैं, चार्ज डेंसिटी वगैरह वो हमारे पास इन्फिनिट है। सिग्मा की वैल्यू जो हमने J इज इक्वल टू सिग्मा E पढ़ा था, तो कंडक्टर के केस में सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिट है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक में इस सिग्मा की वैल्यू 0 होती है। सो K2 भी हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिट। जब ये इन्फिनिट है तो K2 भी इन्फिनिट, जब ये दोनों इन्फिनिट है तो बीटा भी इन्फिनिट माना जाता है। तो हमारे पास ये बीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है जी, इन्फिनिट हो जाती है। तो बीटा की वैल्यू इन्फिनिट। अब हमने क्या करना है, ये बीटा की वैल्यू इन्फिनिट, ये जो ऊपर हमने फार्मूले लिखे हैं ट्रांसमिशन का और रिफ्लेक्शन का, वहाँ हमने बीटा की जगह इन्फिनिट पुट करना है। ये देखें, अगर बीटा की जगह इन्फिनिट आ जाए, डिनोमिनेटर में इन्फिनिट, तो सारा फैक्टर 0 हो गया। इसका मतलब जब कंडक्टिंग मीडियम होगा हमारे पास तो कंडक्टिंग की बाउंड्री क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे गुजरने नहीं देगी। यहाँ पर अगर मेरे पास मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग वॉल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, यहाँ पर टकराएगी, ये हिस्सा आगे गुजरने नहीं देगा, यहाँ पर आके आपकी वेव स्टक हो जाएगी। अब स्टक होके करती क्या है ये हमने समझना है। अब इसका रिफ्लेक्शन फैक्टर देखें, यही बीटा वैल्यू इन्फिनिट हम यहाँ पुट करते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं करनी, हमने यहाँ से बीटा कॉमन ले लेना है, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करें इन्फिनिट, 1/इन्फिनिट ये भी 0 और ये 1/इन्फिनिट ये भी 0, ये -1 +1 तो ये आ गई। यानी जो इंसिडेंट वेव थी वही रिफ्लेक्टेड वेव होगी लेकिन माइनस के साथ। मतलब हमारी वेव ऐसे आ रही थी, इस कंडक्टिंग बाउंड्री से टकराती है, टकरा के उल्टे पांव ऐसे ही वापस हो जाती है, जैसे आई थी
वैसे ही वापस चली जाती है, मतलब 180 का फेज चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये अगर हमारे पास कंडक्टिंग मीडियम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, टकराई, टकरा के क्या करती है, ऐसे ही वापस हो जाती है। यानी सारी की सारी लाइट या सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग दी कंडक्टिंग वॉल क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसका मतलब जितने भी हम कंडक्टर यूज कर सकते हैं उन कंडक्टिंग मटेरियल को हम शील्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजर नहीं सकती। तो यही बात यहाँ पर है कि 1 और 2 इक्वेशन यहाँ पर जो हमने ये मेंशन की, कैलकुलेशन की है, ये हमें क्या बता रही है, देयर इज नो ट्रांसमिशन इन कंडक्टर एंड ऑल द वेव रिफ्लेक्टेड बैक विद 180 फेज शिफ्ट। दिस प्रूव दैट एक्सीलेंट कंडक्टर मेक गुड मिरर एंड आल्सो यूज्ड फॉर शील्डिंग। और इनको हम शील्डिंग के लिए और मिरर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मिरर बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है हमारे पास, उस ग्लास को हम क्या करते हैं, मिरर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ग्लास के हम क्या कर सकते हैं, अक्रॉस देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, लेकिन वही ग्लास हमारे लिए मिरर का काम भी करता है, यानी हम उसमें अपना आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन होती देख सकते हैं। वो कैसे, हम ग्लास की बैक साइड पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। अब सिल्वर की कोटिंग करने से क्या है, जैसे ही लाइट उस पर टकराती है तो वो सिल्वर की कोटिंग उसको ट्रांसमिट नहीं करती लाइट को, बल्कि सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्यों रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि सिल्वर की जो स्किन डेप्थ है वो 100 ऑंगस्टॉन है। जब 100 ऑंगस्टॉन है तो माइनर सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट, माइनर सी लाइट ट्रांसमिट होती है, बाकी सारी की सारी लाइट मेजॉरिटी में क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इसी के साथ न्यूमेरिकल है 9.22, इसमें वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमें ये पता चलता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है ना लाइट की, वो 93% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब 100% लाइट थी, उसमें सिर्फ 7% ट्रांसमिट हो गई या वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, 93% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, जो कि बहुत ही ह्यूज हमारे पास रिफ्लेक्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर इमेज जो है उसको देख सकते हैं। तो ये था आपके पास प्रॉपर टॉपिक जो था रिफ्लेक्शन एट अ कंडक्टिंग सरफेस। यानी अगर कंडक्टिंग सरफेस होगी तो वहाँ से ट्रांसमिशन नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन मिलेगी। और अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री होगी तो वहाँ पर ट्रांसमिशन भी होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी।